नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो निरंतर अध्ययनरत हैं। अगर किसी कारणवश आपका कोई वीडियो रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी क्रम में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यूनिट 12 के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में कुछ बात करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चैप्टर 12 में हमारा आज का टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिसीजेस। दोस्तों, कम्युनिकेबल डिसीजेस, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेबल डिसीजेस की, तो ये एक ऐसी डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती है जो मुख्यतः कम्युनिटी को डायरेक्ट अपने संपर्क में आने से अफेक्ट करती है या ट्रांसमिट करती है। डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय द कम्युनिटी पीपल इटसेल्फ। आप अभी कोरोना के बारे में बहुत विचाराधीन है। कोरोना एक कम्युनिकेबल वायरल डिसीज है, हम ये नहीं कह सकते, या फिर कह सकते हैं, क्योंकि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से हम कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। कॉज तो इसका वायरस है, लेकिन ट्रांसमिट कहां से हो रहा है? कम्युनिटी मेंबर से। तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ड्रॉपलेट होता है, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हम उनको कहते हैं जो व्यक्ति डायरेक्ट संपर्क में आया है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट संपर्क में आया है, और ड्यूरिंग टॉकिंग, सिंगिंग, उसके ड्रॉपलेट जो हैं वो उस व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर पहुंच रहे हैं, और वहां से फिर ट्रांसमिशन हो रहा है। इनडायरेक्ट में हम कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी बीमारी से ग्रसित है, और वो अपने द्वारा यूज जितने भी यूटेंसिल है, क्लोथ्स हैं, उनको अगर एक हेल्दी पीपल यूज करता है, रोगी द्वारा यूज करे हुए बर्तन या कपड़े अगर कोई एक हेल्दी पर्सन यूज करता है, तो हम उसे इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज, एक ट्यूबरक्लोसिस। in which we are going to study about definition of tuberculosis, that is available on slide number 5. Then after we discuss about the causes of pulmonary tuberculosis, that is available on slide number 7. Then after risk factor for tuberculosis, that is available on slide number 10. Then next one is pathophysiology of pulmonary tuberculosis, that is on slide number 13. Then after clinical manifestation of pulmonary tuberculosis, that is available on slide number 17. Diagnosis tools which are help to evaluate pulmonary tuberculosis, that is on slide number 20. Then after management of pulmonary tuberculosis, that is on slide number 24. At last we are going to explain nursing diagnosis of pulmonary tuberculosis, that is on slide number 28. So let's start with the definition of pulmonary tuberculosis. Tuberculosis is a contagious bacterial infection that mainly involves lung but may spread to other organs such as bone, intestine, brain, kidney, lymph node, etc. देखिए, pulmonary tuberculosis, here the word pulmonary means this indicate involvement of lungs, and tuberculosis is a disease which is transmitted or caused by a bacteria, Mycobacterium tuberculi, that is the bacteria known for causes of tuberculosis. So pulmonary tuberculosis means tuberculosis in the lungs. देखिए, दो तरह की tuberculosis होते हैं, pulmonary tuberculosis और extra pulmonary tuberculosis.
अगर ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के अंदर है तब हम उसे कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर लंग्स में नहीं है, बाहर है, किसी और ऑर्गन को इंपैक्ट कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जैसे बोन टीबी, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस। सो ये लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस, बोन टीबी, ये सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है जहां लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट अबाउट द कॉजेज ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, pulmonary tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculi. Mycobacterium tuberculi is an acid-fast rod-like structure bacillus which is responsible to cause tuberculosis in a host. हम puberty disorder भी कहते हैं tuberculosis को। हम puberty disorder इसलिए कहते हैं कि ये जो बीमारी है ना, मुख्यतः आपको लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका होगा उनको ज्यादा इंपैक्ट करती है, या फिर मुख्यतः उनमें जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्या होता है कि नॉर्मली ये कहा जाता है, मानते हैं इस चीज को, कि लगभग सभी के शरीर के अंदर माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई जो है वो मौजूद होता है, लेकिन वो है एक रेसेसिव फॉर्म में है, एक सप्रेस्ड फॉर्म में है। जब तक उस इंडिविजुअल की, उस होस्ट की इम्यूनिटी उसको ओवरराइड नहीं करने देगी। ओवरराइड कब होगा? जब उस होस्ट की इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। क्रॉनिसिटी में उस होस्ट की इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। उस कंडीशन में क्या है, ये ओवरराइड कर जाएगा और डोमिनेंसी शो करेगा। तो अब क्या है पुबर्टी डिसऑर्डर? पुबर्टी डिसऑर्डर क्योंकि ये मुख्यतः सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका कम है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उन व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब जिनका इकोनॉमिक स्टेटस लो है उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी लो होगा, उनके हाउसिंग भी सब स्टैंडर्ड हाउसिंग होंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ओवर क्राउडेड होंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ना, वो सब क्रमबद्ध विचाराधीन करने के बाद इसको पुबर्टी डिसीज के भी नाम से जाना जाता है। नाउ द पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. Granuloma is a small area of inflammation in tissue. In infected lungs, tissue also cause inflammation and fibrocavitary destruction in the lungs, produce chronic respiratory symptoms and reduce quality of life. ट्यूबरक्लोसिस जब लंग्स में होता है तो वो क्या करता है? मेनली वो सबसे पहले ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन करता है। अब ग्रैनुलोमा क्या है? जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो इस समय कुछ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है बॉडी और ट्यूबरकुलाई बैसिलाई दोनों। अब क्या है, फैगोसाइट बहुत सारे इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं, लेकिन वो साथ के साथ कुछ टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन क्या है? एक इन्फ्लामेटरी टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इन्फ्लामेटरी टिश्यू जो है ना उसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं। तो ये मार्क्ड है कि अगर ग्रैनुलोमा है तो दैट मीन सस्पेक्टेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो ग्रैनुलोमा है ये एल्वियोलाई को डिस्ट्रक्ट करते हैं और एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। कैविटी एक खाली जगह जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नील है, नहीं के बराबर है। ये ऐसे एरिया हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई भी सहयोग नहीं करते हैं। ये इन द कैविटरी पोर्शन there is minimal or nil exchange of gases occur, or due to that chronic respiratory symptoms produced in the host which minimal the quality of life. Next, a note, a main thing, most infection do not have symptom. In some cases it is known as latent tuberculosis, and about 10% of latent tuberculosis progress to active tuberculosis. देखिए ज्यादातर क्या है केसेस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, लेकिन वो रेसेसिव फॉर्म में है ना। अब उसको हम क्या कह रहे हैं? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, बिकॉज वो होस्ट जो है ना उसका सिर्फ रिजर्वर है, कैरियर है, उसमें
ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम नहीं है। अब उनमें से, उन सारे लेटेंट केस में से सिर्फ 10% केस ही एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के पाए जाते हैं, और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ही एक्चुअल ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, क्योंकि उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना रोग किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इट मींस ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस ही कम्युनिकेबल डिसीज है। नेक्स्ट, लुक आफ्टर अबाउट द रिस्क फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है? म्यूकोसिलरी एक्शन को रिड्यूस करता है। म्यूकोसिलरी एक्शन क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना एक फाइन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाइन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे जैसे म्यूकस डिपॉजिट होता है या कोई टॉक्सिन रिलीज होता है लंग्स के अंदर, तो उसको ये एक्सपेल आउट कर देते हैं, उसको ये बाहर की तरफ एक्सपेल कर देते हैं। तो स्मोकिंग क्या है? सेसेशन एंड पैरालाइजेशन ऑफ म्यूकोसिलरी एक्शन ये कॉज करता है। अल्कोहलिज्म इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज करता है, और काफी सारे फैक्टर के लिए अल्कोहलिज्म रेस्पॉन्सिबल है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैड एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, ये मेन कारण है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिनको ट्यूबरक्लोसिस है एक्टिव फॉर्म में, उन केसेस में टीबी का स्प्रेड होना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए उन पर्सन के जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। कैंसर के पेशेंट में, एचआईवी के पेशेंट में इम्यून सिस्टम सप्रेस है, कोई प्रोलॉन्ग कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, लंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कोई केस है। क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान पेशेंट को प्रोलॉन्ग हाई डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे रखा जाता है, ताकि वो उस रिसीव ऑर्गन को अडॉप्ट कर सके, उसे एज ए फॉरेन बॉडी ट्रीट करके उसे डिस्ट्रैक्ट ना करें, इसलिए उसे प्रोलॉन्ग थेरेपी पे रखा जाता है इम्यूनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, और ये पेशेंट की और उसकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करने का ही काम करती है। तो ऐसे पर्सन में भी अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के केसेस के साथ, तो फिर वो टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया। आप एक रेशियो से ज्यादा की तादाद में एक ही जगह पे इकट्ठा होते हो, एक ही जगह पे आप रहते हो, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा पुअर है, आप की फैमिली बड़ी है लेकिन लिविंग स्पेस नहीं है, तो इस संबंध में अगर किसी एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो पूरा फैमिली उसके संपर्क में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, बिकॉज ऑफ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, पुअर वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर लिविंग एरिया नहीं होगा, तो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग भी क्या है, टीबी के लिए रिस्क फैक्टर है, पुअर्टी, गरीबी। बिकॉज पुअर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम होगा, मिनिमल होगा, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं सिर्फ उनको पूरी करने पर अपना फोकस करता है, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉपर ना होने की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से कोई भी इंफेक्शियस डिसीज या कोई भी अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन उनको इजीली कैच आउट कर सकता है और उनको इन्फेक्ट कर सकता है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, as I usually told earlier, that low socioeconomic status is directly related with the transmission of tuberculosis, as several factors responsible for that. Malnourished, poor nourished person, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। देखो, डाइट लेना, एक्सेसिव डाइट लेना और बैलेंस डाइट लेना, दोनों में काफी अंतर है। Balanced diet is a diet which contain all the nutrient in a specific manner or a specific ratio, that is known as balanced diet, and balanced diet is directly related with your health। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, सही मात्रा में सारे कंपोनेंट लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सो malnourished is the risk factor for tuberculosis. Next, have a look
after over pathophysiology. What happened? A susceptible person inhale Mycobacterium bacilli and become infected. I'll explain how. देखिए, inhale Mycobacterium bacilli because of mode of transmission. Mode of transmission क्या है? Droplet. ड्रॉपलेट में भी 0.5 mm से जो कम या उस तक है, वही बेसिलाई जो है, ड्रॉपलेट जो है, वो टीबी को डिस्पैच कर सकते हैं. बिकॉज 0.5 mm से ज्यादा साइज का ड्रॉपलेट ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड ग्रोथ करता है. 0.5 तक का जो ड्रॉपलेट होता है वो इजीली एयर फ्लोटेड होता है. तो एयर फ्लोटेड को कोई भी ससेप्टेबल पर्सन इनहेल कर सकता है. कोई भी पर्सन, ससेप्टेबल नहीं, कोई भी पर्सन इजीली इनहेल कर सकता है. सो अ ससेप्टेबल पर्सन इनहेल माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई एंड बिकम इन्फेक्टेड. So this is the first contact of bacilli with the infected to healthy person. Now the bacteria are transmitted through the airway to alveoli. अब इनहेल करने के बाद बैक्टीरिया क्या है, एयरवे की सहायता से एल्वियोलाई तक जाएगा, वेयर दे आर डिपॉजिटेड एंड बिगन्स टू मल्टीप्लाई. हियर नाउ द bacilli become to multiply and form the colony. After that, when bacilli reach in the lungs at bronchioles, inflammatory reaction initiated by body's immune system with leukocyte. क्या होता है, जैसे जो बेसिलाई है वो ट्रैवल करेगा, ब्रोंकिया तक पहुंचेगा, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा और वहां पे ल्यूकोसाइट की काउंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट में लीड्स टू फैगोसाइट एनगल्फ मैनी ऑफ बैक्टीरिया एंड टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट डेस्ट्रॉय द बेसिलाई एंड नॉर्मल टिश्यू. यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइट क्या है, मेन बेसिलाई को एनगल्फ कर जाएंगे और टीबी स्पेसिफिक लिम्फोसाइट जो है वो बेसिलाई को तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में वहां पे नॉर्मल टिश्यू का भी डिस्ट्रक्शन होगा. दिस में लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन द एल्वियोलाई. बिकॉज ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ थिक प्रूलेंट fluid, that is exudate, which decrease the respiration exchange of gases in the alveoli. So this may leads to formation of granuloma, that is a small area of inflammation in tissue, and a dead cell are surrounded by macrophages, that is known as Ghon's tubercle. This is the hallmark, this is the main indication which we found in the chest x-ray, Ghon's tubercle. So गोन्स ट्यूबरकल क्या है, एक्सरे में आपको एक वाइट राउंड पैचेस टाइप का अपीयरेंस देंगे जिनको हम गोन्स ट्यूबरकल कहते हैं, जो काफी हद तक टीबी को कंफर्म करने में सहायक होते हैं. देन दिस विल लीड्स टू नेक्रोसिस एंड कैविटाइजेशन. सो दिस नेक्रोसिस एंड कैविटाइजेशन इम्पैक्ट द exchange of gases because cavitation does not play any role in exchange of gases, and thus this may leads to pulmonary tuberculosis. On the basis of that, we have here a practice question. What do you mean by Ghon's tubercle? So A, dead cell are surrounded by macrophages. B, small area of inflammation in tissue. C, exudate in the alveoli, and none of the above. So the correct answer is A. Ghon's tubercle is a term refers to dead cell are surrounded by macrophages that you may refer on slide number 17. Next one is clinical manifestation. So first, clinical symptom. Classical symptom of pulmonary tuberculosis, that is cough, which persists more than 3 weeks. 3 हफ्ते से अधिक खांसी का होना पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. Second one, hemoptysis, blood with sputum. Next, weight loss, continuous और gradual weight loss देखने को मिलेगा आपको. Chest pain due to severe coughing, severe and chronic cough, continuous low grade fever, and this fever is markedly noted in the early evening
एंड नाइट और अर्ली मॉर्निंग फेज, नाइट स्वेट, रात के समय सोते हुए पसीना आना, वीकनेस और फटीग, एनोरेक्सिया एंड लास्ट वन इज लेथार्जी. बट द साइन एंड सिम्टम्स में वर्सन एज डिसीज प्रोग्रेस. जैसे जैसे किसी होस्ट में ट्यूबरकुलोसिस बढ़ता जाएगा, साइन एंड सिम्टम्स और ज्यादा वर्सन और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे. So here the practice question: what do you mean by hemoptysis? A. Sputum with blood. B. Vomiting with blood. C. Urine with blood. And D. None of the above. So hemoptysis is a term referred to sputum with blood. Next one is diagnosis. So first one is history collection. पेशेंट की एक कंप्लीट और लार्ज हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. आप पेशेंट के बारे में पूछेंगे कि आप पेशेंट स्मोकिंग करता था, अगर स्मोकिंग करता था तो कितनी स्मोकिंग करता था, इंटेंसिटी क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, और कितने साल से करता है. सेकेंड वन, पेशेंट का इकोनॉमिकल हिस्ट्री लेंगे, कहाँ रहता था, किस इलाके में रहता था, क्या झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, क्या उसका हाउस जो था वेल वेंटिलेटेड था. ये सारी चीजें, पेशेंट मालनरिश तो नहीं है, पेशेंट में HIV या कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है. ये सारी हिस्ट्री कलेक्शन हम पेशेंट के रिगार्डिंग करेंगे. नेक्स्ट करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ साइन. हम पेशेंट में वेट मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का हम टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, क्या पेशेंट को कंटिन्यूअस लो ग्रेड फीवर है, क्या पेशेंट का वेट कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ग्रोथ डाउनवर्ड है, क्या नीचे गिरता जा रहा है, क्या पेशेंट का वजन, क्या पेशेंट को रात में सोते समय पसीने आते हैं, क्या खांसी है पेशेंट को, है तो कितने समय तक है, क्या बलगम के साथ खून आ रहा है. ये सारे हम फिजिकल एग्जामिन नोट करेंगे. चेस्ट एक्सरे, हियर we are notice for accumulation of exudate and Gomes tubercle. ये दोनों चीजें हम चेस्ट एक्सरे की सहायता से देख पाएंगे. ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड जर्नल पिक्चर हम नोट कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट हम नोट कर सकते हैं, जहां हम ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट की वैल्यू को मार्क करेंगे. और PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, एडवांस टेस्ट आए हैं, गोल्ड टेस्ट, प्लेटिनम टेस्ट, जो ऐसे ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जो PCR के ऊपर वर्क करते हैं. स्पूटम एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, हम स्पूटम के सैंपल कलेक्ट करेंगे. हम इसमें क्या करते हैं, देखिए दो अंदर हैं, हमने इससे पहले निमोनिया भी पढ़ा था, लेकिन निमोनिया में हम रिंस द माउथ करते हैं अर्ली मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे हमें मॉर्निंग का सबसे पहला स्पूटम चाहिए. हम पेशेंट को दो वाइल देते हैं, दो सैंपल कलेक्ट करने के लिए दो वाइल देते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर बोलते हैं हम 24 आवर का स्पूटम कलेक्ट करना है, और सेकंड के लिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को कि आप अर्ली मॉर्निंग का डीप थ्रॉट, ठीक है, डीप थ्रॉट स्पूटम एक्सपेल करना है और उसको लेके आना है. हम इसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट और टू डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई. Next one, tuberculin test. This is also known as Montague's test or Purified Protein Derivative Test, PPD test. Actually, इसमें क्या होता है कि हम एक डेरिवेटिव लेते हैं जो प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, और दिस टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड पीपल विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले. The physician must inject a purified protein derivative 0.1 ml intradermally into inner aspect of forearm 4 inches below the elbow and read the erythema after 48 to 72 hours. इसमें क्या है, एक फिजिशियन आप में एक 0.1 ml का मात्रा का आपको एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, उसको इंजेक्ट करता है इंट्राडर्मली, इनर एस्पेक्ट में, अंदरूनी भाग में, और 4 इंच नीचे आपकी कोहनी के, और उसको फिर आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब इसको आपको रब नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है.
इसके बाद अगर जो इरिथमा बनता है, रेडनेस डेवलप होती है, अगर 5 mm तक है तब नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, एक्सेप्ट इन एचआईवी पेशेंट। एक्सेप्ट इन एचआईवी पेशेंट 5 mm पे एचआईवी पेशेंट को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। 5 to 7 mm तक है देन डाउटफुल, फिर हमें स्पूटम कल्चर करवाना पड़ेगा, फिर माइक्रोस्कोपी के लिए जाएंगे, फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे को फॉलो करेंगे। अगर 10 mm का इरिथमा डेवलप होता है देन दिस कंसिडर एज पॉजिटिव मॉन्टोक्स टेस्ट और पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। Then here is a practice question. What do you mean by PPD test? A. Tuberculin test. B. ELISA test. C. Vidal test. Yeah. C. D. Sick test. So PPD is a term also refer to tuberculin test. Tuberculin test को ही PPD test कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। अगर बात करी जाए टीबी के मैनेजमेंट की, तो डॉट्स इज द मैनेजमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। हम डॉट्स को मैनेजमेंट कहते हैं। अब डॉट्स कोई खुद ट्रीटमेंट नहीं है, डॉट्स एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। इसका नाम डॉट्स क्यों पड़ा? बिकॉज क्या था कि जब शुरू में ट्यूबरकुलिन जब एक महामारी के तौर पे सामने आई, उस कंडीशन में लंबी अवधि होने के कारण जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 6 मंथ का है। डॉट्स का प्राइमरी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फेज। फर्स्ट फेज 3 मंथ तक और सेकंड 4 to 6 मंथ तक। अब क्या था कि जैसे ही डॉट्स थेरेपी स्टार्ट होती थी, ड्यू टू इट्स टेस्ट, बिटर टेस्ट, और जब ड्यूरेशन ज्यादा है तो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो फर्स्ट फेज के अंदर सप्रेस होते जाते थे, और 3rd मंथ तक आते आते पेशेंट को ऐसा लगता था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, और वो डॉट्स थेरेपी को ब्रेक कर देता था, छोड़ देता था। अब डॉट्स थेरेपी ब्रेक होने का एक नुकसान ये था कि ये हाई रेजिस्टेंस होती है। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन से ये पेशेंट के अंदर या होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकती है। MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ये डॉट्स के इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बाधाएं पैदा, एक हर्डल के रूप में काम आ रही थी। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इन सब सॉल्यूशन को ओवरकम करने का एक निर्णय ये लिया कि आप डॉट्स के रूप में टीबी का इलाज करेंगे। आप पेशेंट को हेल्थ विजिट करवाएंगे, खुद बुलाएंगे और आपके सामने बैठा के उस पेशेंट को वो दवाई देंगे। तो इस ही वजह से यहां वर्ड यूज किया है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इट मींस इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेल्थ पर्सनल द ट्रीटमेंट शुड गिवन टू द पेशेंट, दैट इज डॉट्स। सो डॉट्स में फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड। ये 4 ड्रग जो हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायराजिनामाइड। स्ट्रेप्टोमाइसिन 15 to 20 mg per kg, isoniazid 5 to 20 mg per kg, maximum dose is 300 mg. Rifampicin 10 to 20 mg per kg, maximum 600 mg per day. Pyrazinamide 15 to 30 mg per kg, maximum up to 2 gram. Ethambutol is one more drug which is also considered in first line therapy. Here the second line drug which is also hepatotoxic. अब क्या होता है, डॉट्स जैसे ही पेशेंट की स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट के 2 ऑब्जर्वेशन नहीं होते कि आपको एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपकी लीवर प्रोफाइल मेंशन करवाता है फिजिशियन, और जैसे डॉट्स स्टार्ट किया उसके 7 डेज बाद आपकी लीवर प्रोफाइल को वापस ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऐसे करके 15 डेज तक लीवर प्रोफाइल जो होती है वो आपकी मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन में रहती है। रीजन ये कि डॉट्स जो है हाईली हिपेटोटॉक्सिक ड्रग का एक कॉम्बिनेशन है जो कि मेडिकल इंड्यूस और ड्रग इंड्यूस लिवर फेलियर कॉज कर सकते हैं।
इसलिए इसमें SGOT, SGPT और एल्ब्यूमिन की जो मात्रा है उसको नोटिस की जाती है। सेकेंड लाइन ड्रग साइक्लोसिलिन, एथिनामाइड, थियाएसिटाजोन, अमीकासिन एंड कैरियोमाइसिन, ये सेकेंड लाइन ड्रग है। हाल ही में कुछ एंटीबायोटिक्स और ऐड करे हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस में। इसमें सबसे पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रिफाब्यूटिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। So, ineffective airway clearance related to excessive secretion, because ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में जो सीक्रेशन है एंटीजन की वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से वो एक्सेसिव होते हैं और उसकी वजह से एक होस्ट अपना एयरवे क्लियर नहीं कर पाता और जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। Impaired gas exchange related to decreased ventilation perfusion. Next one, ineffective breathing pattern related to decreased lung volume or chest discomfort. Risk of infection related to pulmonary tuberculosis. Imbalanced nutrition less than body requirement related to poor appetite. Activity intolerance related to fatigue, altered nutrition status and fever. तो ये कुछ ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस है जो एक नर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, इनको एक गोल के साथ रिजॉल्व किया जाता है। बाकी कम्युनिटी बेसिस पे ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक टीकाकरण है BCG जिसको बोलते हैं, और ये BCG एट द टाइम ऑफ बर्थ इंजेक्ट किया जाता है इन्फेंट में, और 0.1 ml विद नॉर्मल सलाइन इंट्राडर्मली लेफ्ट आर्म पे इंजेक्ट किया जाता है टू रिड्यूस द प्रोवेलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और काफी सारे प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया गया है। सेवरल इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम निरंतर आपसे नए वीडियो के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।